गैंग के गुनाहों की असलियत सामने आती जा रही है। रोशनी एक्ट के तहत 25,000 करोड़ की जमीन का घोटाला हुआ तो सियासत में आ गया जबरदस्त उबाल और मचा बवाल। नमस्ते, मैं राशिद। राजस्व विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जमीन कब्जाई। खुलासा कि जम्मू में फारूक अब्दुल्ला का आलीशान बंगला फॉरेस्ट लैंड पर बना। बाजार में अभी जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। खुलासा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर भी फर्जीवाड़ा करके बनाए गए। आज से 19 साल पहले साल 2001 में रोशनी एक्ट बना। फारूक अब्दुल्ला सीएम थे। कहा मामूली कीमत तय कर उन लोगों को उन जमीनों पर स्थायी कब्जा दे देंगे जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, और कहा कि जो पैसे मिलेंगे उससे पावर प्रोजेक्ट का हम काम करेंगे, और इसीलिए इस एक्ट का नाम रख दिया गया रोशनी। खैर, जम्मू कश्मीर तो इतना रोशन नहीं हुआ, लेकिन रोशनी एक्ट को भ्रष्टाचार की टॉर्च बनाकर 25,000 करोड़ की लूट हो गई। लूट के कलंक का कीचड़ स्नान सभी ने किया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी, क्या कांग्रेस और क्या मंत्री संतरी अफसर। जमीन की लूट थी, लूट सके तो लूट ली। मेरी डिबेट का सवाल है, क्या 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर की जमीन लूटी गई? रोशनी के नाम पर जमीन लूट की अंधेर गर्दी किस किस ने मचाई? करप्शन की बहती नदी में किस किस ने हाथ धोए? और क्या रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू का भूगोल बदलने की साजिश हुई? कहा यह जा रहा है कि रोशनी एक्ट के नाम पर सभी लोगों ने बंदरबाट की है, सभी लोगों ने गड़बड़ झाला किया है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी और क्या कांग्रेस। लेकिन फारूक अब्दुल्ला पर ताजा आरोप लगे हैं। ताजा आरोप यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने जमीन कब्जा ली। क्या वाकई में फारूक अब्दुल्ला ने जमीन लूटी? ये जानने के लिए इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। तुरंत ही इंफोग्राफिक ऑन एयर किया जाए। हाँ, ठीक है। अब आप देखें कि हम यहां पर क्या दिखा रहे हैं आपको। फारूक अब्दुल्ला पर जमीन कब्जाने का आरोप है। अब इस आरोप के तहत क्या क्या आगे किया गया है, यह भी आप देखें। जमीन कब्जाने के अलावा जम्मू में आलीशान बंगला फॉरेस्ट लैंड पर बना है। बाजार में अभी जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर भी फर्जीवाड़ा करके बनाए गए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का घर अवैध बताया गया जांच में। रोशनी एक्ट के नाम पर कश्मीर में करोड़ों की जमीन की लूट की गई। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचारियों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। 836 लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अब इसके बाद सेकंड लिस्ट भी आने वाली है, थर्ड लिस्ट भी आने वाली है। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जब यह कह दिया कि रोशनी एक्ट के नाम पर अंधेर गर्दी की गई है, तब जाकर के समझ में आया है कि पिछले 18-19 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस में पीडीपी ने, कांग्रेस ने क्या क्या गड़बड़ झाला किया है रोशनी एक्ट के नाम पर। लेकिन जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाले को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर शायराना तंज कसा। सुनिए। कब्जा करने वाले, हड़पने वाले, ये कुछ लोगों की गैंग जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे, और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से, तो सरकारी और वन भूमि पर कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है, उसके लिए कानून कैसे पारित करने हैं, और कानूनों के माध्यम से उस जमीन पर लीगली अपना कब्जा कर लेना है। बड़े संयोजित ढंग से जम्मू कश्मीर के राज्यों को वर्षों तक लूटा गया। 25,000 करोड़ समझते हैं ना आप? कुल मिला जुला करके 10 शून्य लगते हैं। हमारे और आपके जैसे लोग शायद जब बैठेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक जाकर के रुक जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने जम करके बंदरबाट की है। और क्या ये कहा जाए कि 370 की आड़ में 18 साल तक जमीन की लूट की गई है। और हां, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी एक्ट के नाम पर जम्मू का पूरा ज्योग्राफिया यानी जम्मू का भूगोल बदलने की साजिश भी की गई है। डिबेट को कर देते हैं हम ओपन। अभिजीत जसरोटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सुमित पीर राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर के जानकार हैं। दीपक झा आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। मुश्ताक अहमद गनी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और वीरेंद्र सिंह सोनी आप नेता हैं पीडीपी के। पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, और उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ा आरोप आज की तारीख में लगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ। आपसे ही पहला सवाल होगा वीरेंद्र सिंह सोनी जी, मेरा सवाल यह है कि क्या 18 साल तक रोशनी एक्ट की आड़ में या रोशनी एक्ट का नाम लेकर के जम करके अंधेरगर्दी की गई है? क्या जमीन की लूट की गई? जमीन की लूट ऐसी कि आओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी ले जाओ, पीडीपी वाले भी ले जाओ, कांग्रेस वाले भी ले जाओ, मंत्री भी ले जाओ, संतरी भी ले जाओ, जम करके लूटते रहे, बस लूटते ही रहे, और बंदरबाट कहीं कम नहीं हुई? देखिए, ऐसे है कि
ये जो आपने आज डिबेट रखी है, जो इशू है जिस पे हम बात कर रहे हैं, रोशनी एक्ट जो था ये गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार में आया था और पीडीपी उसकी कोलिशन पार्टनर थी। और आपको याद होगा कि आज इसी कोर्ट ने कुछ समय पहले इसको लीगल माना था। ऐसे ही कोर्ट में कोई पीएल हुई थी तो कोर्ट का उस वक्त भी वर्डिक्ट आया था, कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें इसको लीगल माना गया था। ठीक है, आज कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट ने कहा है जी इसमें कुछ हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या पूरे जब भी मतलब हिंदुस्तान में जब कोई इलेक्शन होता है तभी ये इशू क्यों रेज होते हैं? होल्ड दूसरी बात इसमें जो है कि रोशनी एक्ट के तहत अगर आप बात सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जी जी जी, पहले मेरी बात सुनिए आप। मैं अगर कंडक्ट अगर रोशनी एक्ट में आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। वीरेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप। मैं पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का क्या आदेश है, मैं इस पर बात कर ही नहीं रहा। ये बात कई हफ्ते पुरानी हो चुकी है। मैं बात ये कर रहा हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जांच में जो खुलासा हुआ है, जो वेबसाइट पर अब नाम धीरे धीरे करके अपलोड होते चले जा रहे हैं। और आप चूंकि पीडीपी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है क्या पीडीपी ने जम्मू कश्मीर की जमीन लूटी है? मेरी बात सुनिएगा, नहीं सुनिएगा। पीडीपी के पूर्व वित्त मंत्री हैं, नाम है हसीब द्राबू, उनका नाम आया है। इनकी मां शहजादा बानो, इनका नाम आया है। हसीब द्राबू के भाई इफ्तिखार अहमद, इनका नाम आया है। एजाज हुसैन द्राबू, इनका नाम आया है। पीडीपी के इतने नेताओं का और पूरे खानदान का नाम आया है। आप लोगों ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बनाया और साथ ही साथ जमीन लूट ली। आप लोगों ने लूट ली जमीन। बस ये लगा कि यहां पर तो कभी भी 370 की आड़ में कोई आ ही नहीं सकता, तो जमीन लूटते रहो, खाते जाओ। अगर किसी ने कोई गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप जमीन की बात करते हैं, आप लिस्ट की बात करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट आउट की है। मैं आपसे इस लिस्ट के बारे में पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा स्पीकर हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, उनके ऊपर इल्जाम लगा उन्होंने नगरोटा में गवर्नमेंट लैंड जो है ऑक्युपाई की और आर्मी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई है एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्या एक्शन किया है? आज तक मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर क्या एक्शन किया है? कुछ किया है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं विजयपुर से, उनके ऊपर एलिगेशन लगा, उन्होंने अपनी ही पार्टी के बंदे की 28 कनाल जमीन जो है वो एक्वायर कर ली है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी उसके खिलाफ कार्रवाई कहीं हुई है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर आप कहते हैं कि हमने जमीन लूट ली है, पहली बात उसको साबित कीजिए, पहली बात उसको साबित कीजिए। कोर्ट ने तो साबित किया है। आपके जो डिप्टी साबित होगा, सीबीआई साबित करेगी, आप लोग इंतजार कीजिए। चीफ मिनिस्टर ने आप सब सलाखों के पीछे जाएंगे, जितने भी घोटालेबाज हैं ना सारे सलाखों के पीछे जाएंगे। बाकियों को बोलने दीजिए, बाकियों को भी बोलने दें। नहीं, बाकियों को भी बोलने दें। एक मिनट रुक जाइए आप। सब सलाखों के पीछे जाएंगे, घोटालेबाज सलाखों के पीछे जाएंगे, करप्शन करने वाले लुटेरे जितने हैं सलाखों के पीछे जाएंगे, देशद्रोही गद्दार जितने हैं सलाखों के पीछे जाएंगे, गुप्कार गैंग के नाम पर नौटंकी करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। जाना ही होगा, जाना ही होगा। आप देखते जाइएगा, सलाखों के पीछे जाकर के रहेंगे। सुमित पीर को लेकर के आता हूं। नहीं, रुक जाइए, सुमित पीर को लेकर के आता हूं। सुमित पीर वो क्या है? कैसे बोलते हैं वो, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? ये लोग जिस शाख पर बैठे उसे लूटते रहे। लोग तो कई ऐसे होते हैं जिस शाख पे बैठते हैं काटते हैं, ये जहां पर बैठे लूटते रहे। क्या ये माना जाए कि यही एक वजह है क्या? 370 की मुखालफत करते थे, सेपरेटिस्ट के साथ रहते थे, पाकिस्तान से खाद पानी लिया करते थे। इन्हें यह लगता था जैसे ही 370 हटा, जैसे ही दिल्ली सरकार का चश्मा यहां पर आया, फंस तो जाएंगे ही। हमने बंदरबाट जो की है, हमने लूट जो मचाई है, 25,000 करोड़ लूट ऐसे ही हो गई। 25,000 करोड़ की जमीन 76 करोड़ में बांट दी। उफ, कितने बड़े घपलेबाज हैं ये लोग। सुमित पीर, राशिद भाई, मैं अगर आपको याद हो, मैं आपकी कहीं डिबेट हो, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं रोशनी स्कैम, रोशनी स्कैम, रोशनी स्कैम। 25,000 करोड़ का स्कैम। 20% है ये जीडीपी का, स्टेट का जीडीपी जो उसका 20% है ये पैसा। आप सोचिए किसी और स्टेट में अगर स्टेट 20% ऑफ जीडीपी लूटा जाए क्या हो। और ये सब में बंदरबांट बटी। यही रीजन था कि जब आर्मी को एक बंकर बनाना था तो परमिशन लेनी थी रेवेन्यू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से। अब दोनों के कर्मकांड आपके सामने, आपकी चैनल देख रही है, नेशनल मीडिया में, हमको एलिगेशन नहीं लगा रहे। यही कारण था 370 चाहिए था, यही कारण था सीएजी नहीं चाहिए था, यही कारण था सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए था, यही कारण था इंडियन जुडिशरी की इंटरवेंशन नहीं चाहिए थी। संतरी भी हमी, मंत्री भी हमी, अपील भी हमी, दलील भी हमी, लूट होता रहे, लोग मरते रहे, दुकान चलती रहे। यही कारण है, यही डेस्परेशन है। चाइना से मदद मांगने गए थे, यही डेस्परेशन है कि गुप्कार गठबंधन बना रहे हैं, यही डेस्परेशन है
कि हम उस रोशनी एक्ट की बात कर रहे हैं जिसके तहत 25,000 करोड़ का घोटाला किया गया। 2001 में एक्ट आया, 18 साल तक घोटाला किया गया जम करके, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो। सरकारें आई, सरकारें गईं, सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन घोटाले की ये जो दरिया है, ये जो नाला है, ये बहता चला गया। दीपक झा के पास में चलते हैं। दीपक झा, वो क्या बोलते हैं, क्या है वो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, मौसेरे भाई, क्या है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं क्या? जब बात आती है चोरी की, वो मौसेरे भाई हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं? वो देखिए, कुछ याद दिलाइए ना, क्या है वो हिंदुस्तान में बोलते हैं? आप आपके शब्दकोश बड़े अच्छे हैं। जब चोरी की जाती है, किन दो लोगों को मौसेरे भाई बोला जाता है? कौन होते हैं वो मौसेरे भाई जिन्हें बोला जाता है? अब देखिए आपने एक शायरी बोली थी, हर साख पे उल्लू बैठा बर्बाद गुलिस्ता करने को। हाँ, बर्बाद गुलिस्ता करने को नहीं बोला था। हाँ, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस वो एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, जाने गुलिस्ता क्या होगा, बोले उल्लू है। और सुनिए अब यहाँ तो भाजपा हर राज्यों में फैल गई है ना, हर राज्यों में भाजपा रूपी उल्लू फैल चुकी है। 2001 में जब ये एक्ट आया था तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जिस प्रधानमंत्री थे और उसी कैबिनेट में अब्दुल्ला साहब मंत्री हुआ करते थे। याद है आपको? नहीं याद है? मैं याद दिला दे रहा हूँ आपको, देश को बता रहा हूँ आपको। भाजपा की जो बेईमानी है, इनके पास सत्ता है नहीं तो लोगों को किस तरह से बरगलाएंगे? क्या घोटाला हुआ? अरे भैया, देश को बरगलाना बंद करिए, देश को तरक्की दिखाइए। आपने कुछ नहीं किया है। महबूबा मुफ्ती के साथ जब तक आप सरकार में थे तब तक आप इनको गले लगा रहे थे। शर्म नहीं आ रही थी बेशरम लोगों को? इन बेशरम चेहरों को डूब मरेंगे क्या? भाजपा देश से माफी मांगेगी, नरेंद्र मोदी जी देश से माफी मांगेंगे, अमित शाह देश से माफी मांगेंगे। ये सिर्फ बरगलाने की राजनीति करते हैं। इनके पास न चाल है, न चरित्र, न चेहरा है। लोगों को बदनाम करेंगे। अरे भैया, घोटाला कहां से हुआ? आपने तो कोर्ट घोटाला भी कर दिया था, टेलीकॉम घोटाला भी कर दिया था। कोर्ट ने जब आपको डंडा मारा है तब जाके आप खड़े हो गए सीधे राजनीति। कोर्ट का डंडा फिर एक बार पड़ेगा। देश में किसी भी तरीके से करप्शन घोटाले की इजाजत चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, लेकिन आपको झूठ फैलाने की इजाजत कौन देता है? आप बताइए ना। पूरे देश में आप जैसे लोग झूठ फैलाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रवक्ता, इसीलिए आप गुप्ता के साथ खड़े हो। मजबूरी है आपकी गुप्ता के साथ खड़ा होना। 25,000 करोड़ का घोटाला है। शाब्दिक अग्रवाल को शांत किया था। शाब्दिक जांडियाल आना चाहते हैं। ग्राउंड जीरो के मेरे सीनियर कोलीग हैं, सारी आवाज नीचे, सारी आवाज नीचे। अब अजय जांडियाल को पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। अजय जांडियाल, आप तो सवाल पूछे ही, अजय आप तो सवाल पूछे ही, साथ ही मुझे एक और बात बताएं। इस बंदरबाट में जब मैं अपनी रिसर्च करता हूं तो मुझे एक चीज सामने आती है कि 25,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जुटाने का आकलन किया गया था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा देंगे। सीएजी ने कुछ मामलों की जांच में यह पाया कि 325 करोड़ की जमीन मात्र 76 करोड़ में बेच दी गई। मैं अगर इस हिसाब से जोड़ूं तो मार्केट दर से 80% नीचे जमीन बेची गई है। इन्हें क्या लगा था? बस ऐसे ही घोटाला करते जाएंगे। इन्हें यह लगा था कि कोई अदालत नहीं जाएगा। इन्हें यह लगा था कि हाँ ठीक है, ये तो जम्मू कश्मीर बपौती बन गई है, 370 हटेगा नहीं, इधर से सेपरेटिस्ट हमें पूरी तरह से शेल्टर देते रहेंगे, पाकिस्तान का खाद पानी हमें मिलता ही रहेगा और हम ये कहते रहेंगे देखो कश्मीरियत बचा रहे हैं, हम कश्मीरियत बचा रहे हैं भाई, और हम कश्मीरियत ऐसे ही बचाएंगे। जमीन पर अपना विस्तार करेंगे, कश्मीरियत बचा लेंगे, जमीन कब्जा कर लेंगे, कश्मीरियत बचा लेंगे। इन्हें लगा नहीं था क्या 80% नीचे बेच डाली? कैसे अजय? देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, यही चीजें कई सालों से हो रही थी। आज मेरे जो साथी यहाँ पे डिबेट में हैं, उनसे एक चीज कहूंगा, इसे सुन लीजिएगा। हुआ क्या है, इल्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा देर राज जम्मू कश्मीर में इन्हीं की सरकारों ने किया है, इन्हीं की पार्टी की सरकारों ने किया है। हाँ। तो यकीनन घोटाले भी उसी वक्त हुए होंगे। देखिए, ये चीज मानने वाली है अगर इनसे पूछा जाए कि आप बताइए पिछले 20 सालों में कितने आम लोगों के लिए आपने कॉलोनियां बनाई है जिसमें लोगों को फायदा मिला हो, अच्छे दामों में, सस्ते दामों में जमीनें आपने दी हैं? नहीं दी होंगी। इन्होंने बेनिफिट दिए हैं जो बड़े बड़े कॉर्नर थे। और आपको राशिद हैरानगी होगी कि आज जम्मू कश्मीर में अगर आपको जमीन का टुकड़ा कहीं खरीदना हो तो उसका रेट दिल्ली से, मुंबई से शायद ज्यादा होगा। ये हालत जम्मू कश्मीर की है। और क्यों हुआ है? यहां पे इसीलिए हुआ क्योंकि जमीनें जो है प्राइवेट कॉर्नर्स को, प्राइवेट पार्टीज को सस्ते दामों पे पहले वो इंक्रोच करते थे, फिर वो बेचते थे और उसका हिस्सा कहीं ना कहीं वो पटक जाता था। ये सारी चीजें हुई हैं। अजय, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगे थे?
इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगे थे, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला खेल चलने लगा था, बैठ करके ये लोग रियल एस्टेट एजेंट बन गए थे। इन्हें ये लगा था ये बढ़िया वाली प्रॉपर्टी। एक काम कीजिए अभिजीत जी, आप किसी को भी, सभी में से किसी को भी पूछ लीजिए, राशिद यही होता था। अजय जांडियाल को मैं 2 दशक से जान रहा हूं, 3 दशक से ज्यादा की रिपोर्टिंग है अजय जांडियाल की। और अजय जांडियाल अगर कोई बात कर रहा है ना, डंके की चोट पर ही कहते हैं। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल डंके की चोट पर कहते हैं। अजय रुकिए, अभिजीत जी के पास में जाते हैं। अभिजीत जी, इन्हें नजरबंदी से निकालना ही नहीं था, आप लोग इन्हें जेल भेजते। अगर ये नजरबंदी से निकले, गुपकार बनाने लगे, गुपकार के नाम पर कहते हैं चीन की मदद ले लेंगे, पाकिस्तान की मदद ले लेंगे। और ये गुपकारिये जितने भी है ना, मैं इन्हें गुपकारिया गैंग बोलता हूं, ये जितना भी गुपकारिया गैंग है ना, आपस में कहते हैं अब चोरी पकड़ी जाएगी, अब तो हम गैंग बना करके काम करेंगे। इन्हें जेल में डालना चाहिए था आपको, लगता नहीं? नजरबंदी से हटा क्यों दिया इन्हें? राशिद जी देखिए, मैं आपको 1-2 बातें इनकी क्लियर कर देता हूं। अगर आपने गुपकार गैंग का बीच में नाम लिया, मैं वैसे बात कुछ और यहां पर बताने वाला था, उसको भी मैं बाद में उसको कराऊंगा, लेकिन 2-3 मिनट में मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने इन सभी पार्टियों की पूरी तरह से पोल खोल के रख दूंगा। सबसे पहली बात जो आपने गुपकार गैंग की, देखिए ये गुपकार गैंग एक दूसरे के साथ किस तरह मिला हुआ है, और इनके तार चीन के साथ तो जुड़े हैं, वहां पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसी गुपकार गैंग की जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहां से एक दिन बयान देती है कि यहां पर लोग हथियार उठा लेंगे। हथियार किसी ने यहां नहीं उठाया, लेकिन उसी दिन सांबा बॉर्डर के ऊपर टनल खोदना शुरू कर देता है पाकिस्तान। उसी टनल में से मिलिटेंट निकलते हैं और यहां आ जाते हैं। ये तो हमारी जो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इन्होंने ढेर कर दिया वन के ऊपर, वरना वो यहां पर क्या कत्लो गारत करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इस गुपकार गैंग के जो हैं, इनके लिंक्स वहां पाकिस्तान के साथ है, वहां चाइना के साथ है, और इन्होंने जो बिल पर या लूट खसूट की हुई है उसके ऊपर जब इनकी आंच आ रही है, तब ये सभी के सभी इकट्ठे हो चुके हैं। जिस पीडीपी की आप बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर बैठे होंगे, सुमित, मुझे तो ऐसा लग रहा है। राशिद जी 1 मिनट, अच्छा बात पूरी कर लें। राशिद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी लिस्ट के अंदर इन्हीं के पीडीपी के कई ऐसे यहाँ पर नेता हैं जो इससे बठिंडी की तरफ ही हैं, उनके भी नाम आएंगे। और आपको यहाँ पर जम्मू में बड़ा हास्यास्पद से पूरे हिंदुस्तान के लिए सुनना, पीडीपी को प्रॉपर्टी डीलर पार्टी कहा जाता था। ये प्रॉपर्टी डीलर पार्टी के सभी प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये लिस्ट बीजेपी आपसे कर रही है, जो आपको पता है कि पीडीपी के नाम आने वाले सामने ही है। और जब बीजेपी आप तैयार कर रहे हो, मुफ्ती की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी प्रॉपर्टी डीलर पार्टी है। बाप रे, आप लोग प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे, क्या करते हैं सुमित पीर? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मुझे ऐसा लगता है सुमित पीर कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ये सब जाकर के कहेंगे शी जिनपिंग बचा लो। आप वन साइड मत जाएं, आप जवाब लें। अच्छा ठीक है भैया, आप ही बोल रहे हैं, आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, आप बोल लीजिए। पहला सवाल आपसे ही किया था। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तभी मैं सुमित पीर के पास जाऊंगा। आपने किसी को बुलाया, हाँ आप बोल रहे हैं, मैं सुमित पीर के पास तभी जाऊंगा। सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं मैं सुमित पीर के पास तभी जाऊंगा, बोलिए। सबसे पहले जैसे ही तीसरी लिस्ट मैं ये कह रहा हूं कि अभी मेरे दोस्त अभिजीत जी कह रहे हैं कि यहाँ हम दूसरी लिस्ट में पीडीपी के लोगों का नाम आने वाला है। इसका मतलब लिस्ट बीजेपी बना रही है, जो उनको पता है कि नाम आने वाला। बाकी दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग आज इन्होंने बात की है उसी का नाम, ये 5 साल हमारे साथ पीडीपी में रहे हैं। बात सुनिए अभिजीत जी, बात सुन लीजिए ना। अब अभिजीत जी आपने कहा तो बात सुन लीजिए। आप लोगों ने 5 साल, आप भी पीडीपी के साथ थे, आप 370 के गुणगान करते हैं जब हमारे साथ थे। आज आप बीजेपी में गए और आप हमें बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप 4 साल हमारे साथ थे, 4 साल आप हमारे स्पोक्स पर्सन थे, तब आपको 370 भी अच्छी लगी, तब आपको पीडीपी भी अच्छी लगी, तब आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ये लोग शी जिनपिंग से कहेंगे कि भाई थोड़ी सी जमीन हमें बीजिंग में दे दो, हम बच तो जाएं। इमरान खान से कहेंगे थोड़ी सी इस्लामाबाद में दे दो, हम बच तो जाएं। क्यों सुमित पीर? पीडीपी अच्छी थी बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ सरकार बनाई तब मैं चिचिलाहट बंद हो गई, चिचिलाहट बंद। सुमित पीर को सुनिए, सुमित पीर बोले। कांग्रेस की मजबूरी है, यही कांग्रेस, यही देखिए यही मजबूरी है गुपकार गैंग बनाने की, यही मजबूरी है कांग्रेस का उस गैंग में शामिल होने की, यही मजबूरी है मेरे मित्र दीपक झा का उनका समर्थन करने की। क्योंकि जब पोल पट्टी खुल रही है, 370 इसीलिए चाहते थे नहीं हटे। 370 था तो इंडियन सीएजी तो ऑडिट ही नहीं कर सकता था, वहां सुप्रीम कोर्ट का दायरा नहीं लगता, आईपीसी नहीं लगती। अरे इनकी तो बादशाहत थी, किंगडम थी इनकी, जो मर्जी करे ये, तभी ये 370 के खिलाफ है, 370 के खिलाफ है। आतंकवादी महबूबा मुफ्ती जी ने 3 दिन बाद यहाँ का यूथ गन उठाएगा, इसीलिए यूथ गन उठाता रहे, यूथ
मरता रहे, हमारी लूट कराची चलती पे हमला रहे। करिए ना। चाइना से यहाँ बैठ के पाकिस्तान हो गया बातें कर रहे हैं कंगला, बड़ी बड़ी। चले गए आपको सिंपल के पास, कंगले आज पाकिस्तान तक ये को बताइए, छोड़िए, कोलगेट अब चले गए घोटाला, संपत 2G चाइना घोटाला, के पास। टेलीकॉम घोटाला। मुश्ताक क्या हुआ भाई, कश्मीरी अंत में लोगों का आपसे चले एक गए ईमानदार बोरा की सवाल। मंडी में। ये जितने भी लुटेरे हैं, जितने भी घोटालेबाज हैं, जितने भी घपलेबाज हैं, जितने लोगों ने धांधली की है, एक जमाना का ये लोग कश्मीरियत की बात करते थे। इस वक्त किसी की आवाज नहीं जा रही, सिर्फ मेरी आवाज जा रही है, शांत हो जाए। ये लोग कश्मीरियत की बात करते थे, कश्मीरियत का इन्होंने कितना भला किया ये सबके सामने है, लेकिन कश्मीरियों का ये लोग भला कर पाए क्या? मैं अब्दुल्लास की बात कर रहा हूं, मैं मुफ्तीस की बात कर रहा हूं, मैं जितने भी कांग्रेस वाले ऐसे नेता हैं जम्मू कश्मीर के, मैं उन सभी की बात कर रहा हूं। इन्होंने कश्मीरियों का भला किया है क्या, या सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं? नहीं, देखिए, अगर ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस बीजेपी और ये कांग्रेस पीडीपी और एनसी नहीं है, इसमें बीजेपी भी साथ थी। जैसे हर वक्त पे किसी न किसी ने गवर्नमेंट की है, और जहां तक मेरा मानना है, इनने अपने ही घर भर दिए हैं। किसी का भला तो हुआ ही नहीं आज तक, क्योंकि अगर क्या है कि अगर आपका भला होता है तो डेवलपमेंट हो जाती थी। तो लोग ये नहीं करते थे जो आज करते हैं, लोग वो करने पे मजबूर नहीं होते थे जो किया था। क्योंकि क्या है कि अभी अभिजीत जी, जो इलेक्शन सुमित का जी, जमाना है, मुश्ताक जी, वीरेंद्र जी, दीपक झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अजय जांडियाल बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को ब्रेक करने के लिए और अंदर की खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, आज से 19 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट की बात की गई या रोशनी एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, तो यह सोचा गया था कि रोशन कर देंगे पूरा जम्मू कश्मीर। कितना रोशन हुआ ये हमारे और आपके सामने है। 370 हटने के बाद खुलासों पर खुलासे होते चले जा रहे हैं, और हमारा मानना यह है जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, घपलेबाज हैं, इन्हें सलाखों के पीछे होना ही चाहिए, इन्हें अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि देश की सियासत ये समझ ले कि जहां पर ये एरोगेंस आ जाती है ना कि हम तो पूरी तरह से इम्यून हैं, किसी भी तरह का घपला कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वक्त बदलता है, वक्त बदलने के साथ साथ चीजें सामने आती हैं अगर कुछ गलत किया है तो। वक्त ब्रेक का हो चला है, डिबेट में इतना ही, बस थोड़े से इंतजार के बाद इंडिया न्यूज पर खबरें जारी।